मॉड्यूल लेके आए होगे ना आप लोग। तो एंजाइम में हम लोग इनहिबिटर की बात कर रहे थे और जो तीसरा पॉइंट था, ये बोलूं, दूसरे पॉइंट का जो दूसरा सेक्शन था वो क्या था? नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। दो एग्जांपल लिखा था आपने, हेक्सोकाइनेज और पीएफके। क्या हेक्सोकाइनेज फीडबैक इनहिबिशन दिखाता है? और पीएफके, क्योंकि उसका इनहिबिटर क्या था? प्रोडक्ट था। और वो प्रोडक्ट कौन सा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर हम इस एलोस्टेरिक इनहिबिशन के बिहाफ पे बात करें तो ये डायग्राम मेरे साथ कंप्लीट करिएगा। यहाँ पर ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट, ये एंजाइम, ये एक्टिव साइट, और यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया ये है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट या इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेटर साइट। मॉड्यूलेटर साइट तो एक्टिव साइट, और यहाँ पे प्रेजेंट है सबस्ट्रेट जो इस एंजाइम के साथ जुड़ने वाला है, वो है ये सबस्ट्रेट। और इसमें दो कंडीशन, या तो ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन in the presence of activator, activator, और negative regulation in the presence of inhibitor। तो पॉजिटिव रेगुलेशन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में, और सपोज यहाँ पर ए फॉर ये एक्टिवेटर और आई फॉर इनहिबिटर। तो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया ये एंजाइम, और इस एंजाइम से आकर के बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट किया जो इससे बाइंड किया, और यहाँ पर है एक्टिवेटर, ये आप रिप्रेजेंट कर लो एक्टिवेटर को, और ये एंजाइम, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जो आगे चल के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और दूसरी तरफ अगर इस एंजाइम से इनहिबिटर जुड़ गया तो यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा ये इनहिबिटर, और यहाँ पे ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी, यानी हमें इनहिबिशन देखने को मिलेगा। तो ये इनहिबिशन। कंप्लीट है। हम जिस इनहिबिटर की बात कर रहे हैं क्या वो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल है? देखो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया एंजाइम, और इस एंजाइम में ये प्रेजेंट एक्टिव साइट, याद होगा, जिससे जाकर जुड़ता है सबस्ट्रेट। और इस एंजाइम में अलग से प्रेजेंट है एलोस्टेरिक साइट या मॉड्यूलेटर साइट, यानी वो एंजाइम जिसमें कि एक्टिव साइट के साथ साथ
एलोस्टेरिक साइट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एलोस्टेरिक एंजाइम। इससे पहले जब हमने एंजाइम बनाया था तो सिर्फ क्या लिखा था उसमें, एक्टिव साइट था। तो एलोस्टेरिक साइट रखने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम कहलाएगा, एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाएगा। अब यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस एक्टिवेटर के प्रेजेंस में चल रहा है कि इनिबिटर के प्रेजेंस में। अगर एक्टिवेटर के प्रेजेंस में चलेगा तो पॉजिटिव रेगुलेशन, और इनिबिटर के प्रेजेंस में चलेगा तो नेगेटिव रेगुलेशन। ए फॉर एक्टिवेटर और आई फॉर इनिबिटर। अब जैसे आपने रिप्रेजेंट किया कि यहां पर एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर अगर जाकर जुड़ गया एक्टिवेटर, तो इसने इस एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है, ताकि सबस्ट्रेट उससे जुड़ सके। तो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि सबस्ट्रेट से जुड़ गया और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर आगे आपको पता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात होगी। लेकिन अगर यहीं पे आके जुड़ जाए क्या, इनहिबिटर, तो इनहिबिटर जुड़ जाएगा तो वो एक्टिव साइट को इस तरह से चेंज करेगा कि उससे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा और प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इनहिबिशन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये इनहिबिशन परमानेंटली है, आपने बोला था रिवर्सिबल है। अब बताओ अगर यहाँ से इनहिबिटर बाहर आ जाए और यहाँ पे जुड़ जाए एक्टिवेटर, तो इससे आकर के सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर लेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिखाया है, इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि यहां पर जो जुड़ने वाला है ये एक्टिव साइट के कॉन्फ़िगरेशन को, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इसीलिए आपने एक और नाम दिया क्या इसको, मॉड्यूलेटर साइट, जो एक्टिव साइट को चेंज कर रहा है। अब एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जब यहाँ पे आके जुड़ेगा क्या, एक्टिवेटर, और अगर यहाँ पे जुड़ेगा इनहिबिटर तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा। अब इसमें से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एंजाइम है पीएफके। क्या है, क्या ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है? तो इस पीएफके का कोई एक्टिवेटर भी होगा तो कोई इनहिबिटर भी होगा। तो पीएफके का एक्टिवेटर होता है एएमपी और इसका इनहिबिटर है एटीपी। जैसे हेक्सोकाइनेज का हमें सिर्फ इनहिबिटर पढ़ना था, हमने पढ़ा भी था ग्लूकोज 6%, लेकिन पीएफके का इनहिबिटर के साथ साथ एक्टिवेटर भी याद रखना। तो पीएफके का एक्टिवेटर और इनहिबिटर। अब मान लो अगर यही डायग्राम बना दिया जाए और यहाँ पे मैं लिख दूं पीएफके और यहाँ पे लिख दूं ए और यहाँ लिख दूं बी, मतलब एक्टिवेटर में ए और यहाँ पर बी, और पूछूं ए और बी क्या होगा, तो अगर एंजाइम पीएफके है तो उसका एक्टिवेटर एएमपी है और उसका इनहिबिटर एटीपी है। तो बताओ क्या पीएफके और हेक्सोकाइनेज एलोस्टेरिक एंजाइम है? क्या दोनों फीडबैक इनहिबिशन दिखाते हैं? सिर्फ हेक्सोकाइनेज क्योंकि उसका इनहिबिटर प्रोडक्ट था और वो तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। पीएफके का एक्टिवेटर एएमपी और इनहिबिटर एटीपी है। ये डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। क्या ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी दिखाता है, नेगेटिव रेगुलेशन भी दिखाता है? पॉजिटिव रेगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड नेगेटिव रेगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। कंप्लीट। और अब इसके बाद दो सेक्शन एंजाइम में बचा है जो समझना कम है और याद ज्यादा करना, जिसमें एक है को फैक्टर्स और को फैक्टर के बाद दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। उस पॉइंट पर आएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग को फैक्टर्स। को फैक्टर्स पढ़ा दूं कंप्लीट? जो लोग टाइम पे आएंगे मुझे लगता है उनका कंप्लीट हो ही गया होगा, है ना? तो को फैक्टर्स को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इसमें एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करें जो मेरे साथ कंप्लीट करिएगा। अगर जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा अगर लिखते हैं आप तो इस फ्लो चार्ट को ऐसे बना लेंगे, है ना, ऐसे। और ऐसे बनाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जो लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं वो ऐसे बना सकते, या सब लोग ऐसे ही बना लें। को फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर है एंजाइम और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है
सिंपल एंजाइम तो दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। मेरे साथ कंप्लीट करिए तब डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। यहाँ पे ओनली प्रोटीन पार्ट, केवल प्रोटीन पार्ट होता है इसमें। और यहाँ पे कॉन्जुगेटेड को हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इसमें एक है प्रोटीन पार्ट, तो दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को आप बोलते हो एपो एंजाइम। तो ये है एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसी को हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोटीन पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट, इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको आपने बोला कोफैक्टर। और इसी कोफैक्टर में हमें ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट है कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयन। कोएंजाइम की बात करें तो ये है ऑर्गेनिक पार्ट, स्पेशली विटामिन। ये लूजली अटैच्ड है और इसके जो डिफरेंट एग्जाम्पल हैं NAD कोएंजाइम फर्स्ट, कोएंजाइम फर्स्ट, या DPN, और इसमें प्रेजेंट है नियासिन। NADP इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम सेकंड, या TPN यहां भी प्रेजेंट है ये नियासिन। इसके बाद है FAD। FAD यहां पे प्रेजेंट है राइबोफ्लेविन। फिर है कोएंजाइम A, इसमें प्रेजेंट है पेंटोथेनिक एसिड। तो ये कोएंजाइम A। यहाँ पे अगर बात करें NAD, डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर बात होगी कोएंजाइम की। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो ये मोस्टली ऑर्गेनिक पार्ट, मोस्टली ऑर्गेनिक पार्ट, और ये टाइटली अटैच्ड है। और इसमें एक एग्जांपल याद रखना, वो है हीम। ये कैटालेज एंड परऑक्सीडेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और फाइनली मेटल आयन। मेटल आयंस की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट है। ये लूजली अटैच्ड है, लूजली अटैच्ड। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे जिंक आयन के प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
carboxypeptidase, alcoholic dehydrogenase, ये जिंक के प्रेजेंस में वर्क कर रहा है। और आयरन की बात कर लें तो यहाँ पे एकोनिटेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लेकिन ये इसमें कॉपर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मैग्नीशियम के भी यहाँ पे बात करें तो PFK हेक्सोकाइनेज, फिर है रूबिस्को या पेप्केज। तो ये डिफरेंट एंजाइम मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में वर्क कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में और इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of enzyme, classification and nomenclature of enzyme। इसमें फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसमें काम है ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे किसी का ऑक्सीडेशन तो किसी का रिडक्शन। यहाँ पे ये और इसका एग्जाम्पल है डीहाइड्रोजिनेज और नेक्स्ट है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। दूसरा है ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेजेस में ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया A+B और यहाँ पर ये R B पे आ जाए। इसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज या ट्रांसएमिनेज। हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमिनेज। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग in the presence of water के प्रेजेंस में, जैसे आपने रिप्रेजेंट किया प्लस H2O BOH। इसका एग्जाम्पल प्रोटीएज, लाइपेज, ये डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट है लाइएजेस। इसमें है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ब्रेकिंग एंड मेकिंग in the absence of water, के
एब्सेंस में ये बात हो तो यहाँ पे ये एक्स, ये वाई। इसका एग्जाम्पल है एल्डोलेज। नेक्स्ट है आइसोमरेज। इसमें एग्जाम्पल है म्यूटेज एंड ईपीमरेज, म्यूटेज। नेक्स्ट है लाइगेजेस, तो डीएनए लाइगेज, सिट्रेट सिंथेज, ये डिफरेंट एंजाइम इसका एग्जांपल है। और नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। तो यहां पर है ये 4 डिजिट नॉमेनक्लेचर। इसमें फर्स्ट डिजिट, क्लास, सब क्लास, सब क्लास एंड एंजाइम ऑब्लिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, ये 2711, ये इसका नॉमेनक्लेचर। होलो एंजाइम इक्विवेलेंट टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, जो कि एक कोफैक्टर है। और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये है क्या? ये है टाइटली बाउंडेड मेटालाइन या कोएंजाइम। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ठीक है, रुकेंगे। क्या ये फर्स्ट फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है? नहीं कंप्लीट है? रुकेगा। ये फ्लो चार्ट तो कंप्लीट है ना? मैं इधर वाली इंफॉर्मेशन डिस्कस करने में हटाऊंगा, है ना? उसको आप कंप्लीट कर लेना। एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया सिंपल एंजाइम, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम जिसमें केवल प्रोटीन पार्ट, जैसे आपने बोला फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसको आपने क्या बोला?
होलो एंजाइम, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन, यानी ये एंजाइम कंप्लीट तब होगा, होलो का मतलब कंप्लीट तब होगा जब प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसमें प्रेजेंट हो। प्रोटीन पार्ट को हमने क्या बोला, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर, और हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। तो बताओ होलो एंजाइम किससे मिलके बना होता, प्रोटीन पार्ट प्लस, प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर, और वो कोफैक्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तीन तरह का हो सकता है, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयन। ये आपने लिखा। कोएंजाइम के बारे में आपने क्या लिखा, ये क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट है, स्पेशली विटामिन से मिलकर बना होता है, विटामिन ही नहीं, विटामिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो आपने बोला ये क्या है, मोस्टली ऑर्गेनिक पार्ट, मतलब इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या है, मेटल आयन, इनऑर्गेनिक पार्ट। बताओ ये क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट, ये मोस्टली मतलब इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और ये इनऑर्गेनिक। फिर आपने बोला ये लूजली अटैच्ड, टाइटली अटैच, लूजली अटैच। तो चलो यहाँ पर जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपने लिखा है इसकी बात कर ले। कॉन्जुगेटेड एंजाइम यानी होलो एंजाइम किससे मिलकर बना हुआ, प्रोटीन पार्ट और ये बोलूं एपो एंजाइम प्लस, तो ये सपोज एपो एंजाइम है और ये कोफैक्टर है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो होलो एंजाइम की बात होगी, कंप्लीट एंजाइम की बात होगी, कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात। तो अब ये जो इन दोनों के बीच बाइंडिंग है, या तो लूजली है या तो टाइटली है, तो टाइटली बाउंडेड कोफैक्टर कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और लूजली वाला है कोएंजाइम और मेटल है। इसमें ये ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो डिफरेंट एग्जाम्पल आपने इसमें से सुना भी है, NAD, याद होगा NADP, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में खूब किया था। इसको आपने बोला कोएंजाइम 1, या इसी को बोलते हैं DPN, डाइफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड, बट पूरा नाम नहीं याद रखना, बस DPN याद रखना। और इसमें क्या प्रेजेंट है, नियासिन। NADP कोएंजाइम सेकेंड, या इसी को बोलते हैं हम TPN, इसमें प्रेजेंट है नियासिन, विटामिन की बात हो रही है। FAD में प्रेजेंट है राइबोफ्लेविन, कोएंजाइम ए में प्रेजेंट है पेंटोथेनिक एसिड। ये सब विटामिन की बात हो रही है, यानी मोस्टली जो कोएंजाइम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, विटामिन। अब NAD का पूरा नाम तो क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और अगर NADP होता तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो जाता। सही है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपने क्या लिखा, हीम। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका है, तो कैटलेज एंजाइम का और पेरोक्सिडेज एंजाइम। एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन है, याद रख। मेटल आयन में आपको पता है एग्जाम्पल कई सारे हैं, मॉड्यूल में और भी मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि जिंक के प्रेजेंस में वर्क कौन कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, सबसे फास्ट काम करने वाला एंजाइम था ये, है ना। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज, और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तो एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आयरन के प्रेजेंस में एकोनिटेज, और यहाँ पे अपने लिखा साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तो, या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज तो ETS का फोर्थ कॉम्प्लेक्स था, जिसमें कंपोनेंट बनता साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, जो कॉपर के साथ, आयरन के साथ साथ कॉपर कंटेनिंग भी था, याद है ना। यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए आयरन तो चाहिए ही, कॉपर भी चाहिए। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है, याद है ना। और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में आपने बोला PFK, हेक्सोकाइनेज, रोबिस्को और पेप्केज, और ये सब वो एंजाइम है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, ठीक है। तो बताओ कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल आयन, इन सबको आपने क्या बोला, को फैक्टर बोला, जो कि प्रोटीन पार्ट दैट मींस एपो एंजाइम से जुड़ेगा। लूजली अटैच है तो कोएंजाइम या मेटल आयन, और टाइटली बाउंडेड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये समझ में आ रहा है ना। ऑर्गेनिक कौन है, इनऑर्गेनिक कौन है, मेटल आयन, और मोस्टली ऑर्गेनिक, तो आपसे पूछा टाइटली बाउंडेड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन 2019 में जब क्वेश्चन पूछा गया तो मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन गलत हो गया। तो मॉड्यूल के पेज नंबर 17 पे आ जाओ, मॉड्यूल लेके आई हो आप लोग, है ना।
नहीं लाए? क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या डाउट ही नहीं आया कुछ ऐसा? क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, याद ही नहीं था कि लाना है मॉड्यूल ऐसा? कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अभी तक? आज बोला था ना डिस्कशन होगा, टाइम वगैरह सब कुछ डिसाइड, तो डिस्कशन होगा आज, है ना? तो मॉड्यूल में पेज नंबर 17 पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट ए देखो। ये एक कंट्रोवर्सी का ही एग्जाम्पल है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, करें बात। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, या जो हमने अभी तक इंफॉर्मेशन पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये गलत होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन ये गलत नहीं, सही है। लेकिन एनसीईआरटी ने तो ऐसा नहीं बोला। अब जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये आंसर जो दिया गया वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं दिया गया। तो अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं है तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा? गलत ही तो होगा। मामला कोर्ट में भी गया तारीख पे। तो पंगा ये हुआ कि अच्छी किताबों में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर जो दिया है वो सही है, यानी स्टेटमेंट ए करेक्ट। तो सवाल है, या तो सारी बातें अच्छी किताबों के अकॉर्डिंग ही कर लो, है ना? तो या सारे अपडेट कर लो। याद होगा जीन रेगुलेशन पढ़ा था। रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, इन सबको मिलाकर बोला गया ऑपेरॉन, जबकि रेगुलेटर जीन उसका हिस्सा नहीं है। अभी एंजाइम में ही वो पीएच और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था, क्या डिफरेंसेस अपने को पता है। तो ये उसी का नतीजा है ये क्वेश्चन जो आपके सामने है। और मिनरल न्यूट्रिशन में भी मिलेगा सल्फर। कभी मोबाइल हुआ करता था, कभी इमोबाइल। समझ रहे हो? ऐसे वो चेंज किया गया है। और इस बार प्लांट एनाटॉमी का ही क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं हुआ। जैसा आंसर दिया एनटीए ने वैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो आंसर दिया वो गलत था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गलत। तो एग्जैक्ट होता क्या वो बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या? तो क्या हम लोग अभी तक बात कर रहे थे को फैक्टर के बारे में? अरे बोलो। अब ये को फैक्टर या तो लूजली बाउंडेड है या तो टाइटली बाउंडेड। ठीक है ना? लूजली बाउंडेड जो है, अगर वो ऑर्गेनिक पार्ट है तो क्या बोल लो उसको? कोएंजाइम। और अगर इनऑर्गेनिक है तो मेटालाइन। सही है। और टाइटली बाउंडेड, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। दैट मीन्स वाकई में को फैक्टर सिर्फ दो ही है, मेटल आयन एंड कोएंजाइम। मेटल आयन एंड कोएंजाइम। अगर ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो वो कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक की बात करें तो मेटल आयन। और ये दोनों क्या थे? लूजली बाउंड। और अगर यही टाइटली बाउंड हो जाए तो क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोले। बट एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा नहीं है, इसीलिए नोट में आपने लिख दिया कि वाकई में प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या? तो क्या लिखा आपने? टाइटली बाउंडेड मेटल आयंस या कोएंजाइम, ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और साथ ही इस कंसेप्ट के बिहार पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो समझ आ जाएगा कि स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है। सही है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या? बेसिकली टाइटली बाउंडेड मेटल आयन या कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और ये लूजली बाउंडेड है, ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम, और लूजली बाउंडेड है तो मेटल आयन बोल लो। एग्जैक्ट कंसेप्ट ये होता है। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने इस तरह से कैटेगराइज किया है। और ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जाता, पूछा भी गया है। और आगे नहीं पूछा जाएगा इसकी भी कोई गारंटी, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। कितना अच्छा होता कि सारे जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट उसको निकाल दिया जाता है ना, तो इस तरह कोई दिक्कत नहीं होती। केमिस्ट्री में तो एक बार ऐसा हुआ कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर दिया गया और फिर अगले सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया। ऐसे भी हुए एक दो क्वेश्चन। तो बस आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ पर क्या चीजें हैं जो वैरी कर रही हैं। समझ में आगे बात? तो नोट में आपने क्या लिखा? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? टाइटली बाउंडेड मेटल आयन और कोएंजाइम। ठीक।
इधर आते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की बात करें तो 6 क्लास की बात आपने की। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज। इसमें आपने लिखा है ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करें तो आपने लिखा इसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, यानी उस ग्रुप के एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और वही मैंने इस रिएक्शन में लिखा है, जैसे A+B, यहाँ पे 2+3+, तो यहाँ पे हो गया A3+B2+, मतलब किसी का ऑक्सीडेशन हो गया और किसी का रिडक्शन हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है, डीहाइड्रोजिनेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो अपने लिए क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का। सही है, वो एंजाइम जो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने में रोल प्ले करता है वो किस में आएगा, ऑक्सीडो। तो क्या काम है और उसका एग्जाम्पल क्या, ये हमें याद है। ट्रांसफरेजेस की बात करें तो आपने क्या लिखा, ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रांसफर करने का ये काम कर रहा है, तो आपने इरेक्शन में लिखा A+B, यहाँ पर R है, R को A से ट्रांसफर करके किस पे कर दिया, B पर। ये ट्रांसफरेजेस को रिप्रेजेंट कर, एग्जाम्पल क्या है, हेक्सोकाइनेज और ट्रांस एमिनेज। हाइड्रोलिसिस की, अच्छा बताओ, अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफर करे तो ऑक्सीडोरेडकेज, और अगर हाइड्रोजन छोड़ के बाकी किसी को ट्रांसफर करे तो कंपैरिजन में दोनों पॉइंट याद रहेगा। वैसे हाइड्रोलेज और लाइएज कंपैरिजन में याद रखना। यहाँ पे हमने लिखा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सही है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपने लिखा AB+ वाटर, इसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में अगर प्रोसेस चल रहा है ब्रेकडाउन का या टूटना है बनने का, तो हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल है प्रोटेज, लाइपेज, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम की बात है। और यहाँ पे आपने बोला कि वाटर के एब्सेंस में प्रोसेस चल रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्डोलेज। तो एल्डोलेज किसका एग्जाम्पल है, लाइज। प्रोटीज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, यही मैंने बोला, समझना कम है और याद ज्यादा कर। यहाँ पे आइसोमरेज में नाम से लग रहा है जो आइसोमर बनाए, जैसे एग्जाम्पल इपीमरेज, म्यूटेज, और ये तो पढ़ा ही है, जोड़ने का काम करे, जैसे डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए। और नेक्स्ट क्या, साइट्रेट या सिट्रेट सिंथेज, कब, क्रैब साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम में OA के साथ जुड़ता था और बनाता था सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से ये डिफरेंट एंजाइम को आपने क्लासिफाई किया है। नॉमेनक्लेचर में एक पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है, 4 डिजिट नॉमेनक्लेचर। 4 डिजिट नॉमेनक्लेचर ये है क्या, इसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन 4 डिजिट की बात कर रहा है। इसमें पहला डिजिट जो होता है वो क्लास से होता है, जो हमने पढ़ा है, ये क्लास की तो बात हो रही है, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। दूसरा डिजिट सब क्लास, नहीं पढ़ना है। तीसरा सब सब क्लास, और चौथा है एंजाइम, और एंजाइम जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा उसका नाम। तो ये जो 4 डिजिट आपने लिखा है, मतलब पहला डिजिट किससे होगा, क्लास, दूसरा सब क्लास, फिर सब सब क्लास, और एंजाइम ऑब्लिक रिएक्शन में लिखा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हेक्सोकाइनेज, तो इसमें 4 डिजिट क्या है, 2, 7, 1, 1। तो पहली डिजिट किसकी होगी, क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी एंजाइम। तो शायद इसमें की ये लास्ट की 3 डिजिट हमें पढ़ना ही नहीं, पहली डिजिट ही अपने सिलेबस में है, यानी क्लास वाला इंफॉर्मेशन अपने सिलेबस में है। तो इस बात को समझना, एम्स में एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए थे और बोला गया था कि हेक्सोकाइनेज के इसमें से कौन सा नॉमेनक्लेचर है। तो पहली बार जिसका नाम ले रहा हूँ एग्जाम में है ही नहीं, समझ रहे हो ना। बट एक बार पूछा गया तो एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी ने 4 डिजिट टर्म यूज किया है। तो समझना, ये जो आपने पहला क्या लिखा, दूसरा, तीसरा, ये सीक्वेंस फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ये फिक्स होगा, समझ रहे हो। अब बताओ हेक्सोकाइनेज किस क्लास में आता है, जो किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पे। तो एक बात तो तय है कि 4 डिजिट में पहला डिजिट अगर क्लास का है तो हेक्सोकाइनेज के लिए शुरुआत किससे करेंगे, 2 से करेंगे। आप देख लो हेक्सोकाइनेज की शुरुआत किससे हो रही है, 2 से। बाकी हम 3 नहीं जानते, लेकिन पहला तो जानते हैं ना हम लोग। अब मान लो मैं आपसे पूछूं डीएनए लाइगेज का नॉमेनक्लेचर बताओ किसका, तो ये तो पता है कि पहला डिजिट जो होगा वो 6 से होगा। बाकी हम नहीं जाने, लेकिन अगर अपने लेवल पे इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद 4 ऑप्शन को ऐसे दे सकता हूँ, 6, 7, 1, 1 जो भी हो, 2, 7, 1, 1, या मैंने बोल दिया 4, 1, 1, 7, कुछ भी ऐसे दे दिया 4 ऑप्शन। अब मैं आपसे पूछूं बताओ
एल्डोलेज का कौन सा नॉमेनक्लेचर होगा? फोर, यानी ये वाला जिसमें फोर की बात होगी। क्यों भाई? क्योंकि एल्डोलेज कहाँ लिख रहे हो आप? यहाँ पे लिख रहे हो, जो किस पॉइंट में आ रहा है, फोर्थ वाला। समझ रहे हो? तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो लास्ट के 3 डिजिट अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट डिजिट को तो हम बता सकते हैं क्योंकि इसके एग्जाम्पल अपने सिलेबस में है। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो पहला क्लास क्या है बोलो? ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, फिर हाइड्रोलेज, फिर लाइएज, देन आइसोमेरेज और फिर लाइगेज के बाद। सही है, लेकिन चांसेस कम है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। बट 4 डिजिट नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? पहला डिजिट किससे होता है? क्लास से होता है, और उसी क्लास के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम था क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जिन्होंने लिख लिया है वो मॉड्यूल में अपने क्वेश्चन को टारगेट कर लें, क्योंकि इसका मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन में अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप देखते रहें। नोट नहीं लिखे थे क्या? जो इधर का ही था, है ना? नोट में क्या लिखोगे? ये कंप्लीट हो गया क्या? पहले कंप्लीट कर लो फिर बोल देता हूँ, है ना? प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या बोला था आपने? हाँ, टाइटली बाउंडेड मेटल आयन और कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के आगे लिख लेना टाइटली बाउंडेड मेटल आयन और कोएंजाइम।
टाइटली बाउंडेड मेटल आयन और कोएंजाइम। और अगला पॉइंट आपने ये लिखा था कि जो होलो एंजाइम है यानी कंप्लीट एंजाइम, वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो प्रोटीनस पार्ट को आपने क्या बोला था? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है उसको को फैक्टर। को फैक्टर में मैंने यहां लिख दिया सिर्फ को एंजाइम, जो आपको पता है एक तरह का क्या है, को फैक्टर है। और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर सभी में सफिक्स एंजाइम दिख रहा है, यहां भी एंजाइम है, यहां भी एंजाइम और यहां भी एंजाइम है। तो को फैक्टर में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट को एंजाइम होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीनस पार्ट। को एंजाइम क्या है? नॉन प्रोटीनस पार्ट। स्पेशली किससे मिलकर बना था? विटामिन से। क्या ये दोनों मिल करके होलो एंजाइम बनाएंगे? तो ये आपने पॉइंट लिखा था, यहाँ भी एंजाइम एंजाइम एंजाइम। तो एक प्रोटीनस पार्ट है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट, और ये दोनों मिल जाए तो कंप्लीट एंजाइम बनाएंगे, जिसको आप बोल लेते हैं होलो एंजाइम। कंप्लीट है। तो मॉड्यूल निकालने, रेस्पिरेशन वाले क्वेश्चंस की बात करनी है अपने को। कितने लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया बताएं, जिनको लगता है कि एक लेक्चर और मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, हाथ उठाएं। और कितने लोगों ने सॉल्व किया वो हाथ उठाएं। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक। फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 25 तक। अगर कोई डाउट है फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 25 तक। कोई डाउट नहीं? मॉड्यूल देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने पूछा, 11 पूछा और 13 पूछा ऑनलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी। आपको पता है कौन है? करेंसी ऑफ सेल, एटीपी। क्योंकि ग्लूकोज के टूटने से जो एनर्जी निकला वो यूज नहीं होता है। आपको पता है हीट के फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो जाता है। हम एनर्जी जो यूज करते हैं वो किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, किसी ने पूछा द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशन। एरोबिक पूछ रहा तो ओपी भी जोड़ोगे और एसएलपी भी जोड़ोगे, तो या तो 8 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। और किसी ने 13 भी मेरे से पूछ लिया, द ऑर्गेनिज्म इन विच द क्रेब्स साइकिल डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में। और जो इसमें एग्जांपल दिया है वो प्रोकैरियोट का क्या है? ई कोलाई। ठीक है, 25 तक आगे बढ़े। 26 से लेकर के 50 तक। 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईटीएस कॉम्प्लेक्स इज। क्लास छोड़ा क्या बेटा? छोड़ी थी? फिर तो कोई डाउट ही नहीं। 50 तक नो सर। 50 तक। 29, in the electron transport chain during terminal oxidation, the cytochrome which donate electron to oxygen is। कौन देता था ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन बेटा? लास्ट वाला कौन सा? A3। तो मतलब नहीं समझा क्या? बी से? अच्छा, कौन दे रहा ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन को कौन दे रहा? जो उसके नियर बाई है। जैसे Na++ को इलेक्ट्रॉन तो देता था वाटर, लेकिन नियर बाई क्या था? PS1, है ना। नेक्स्ट 50 तक। इधर से कोई नहीं। ठीक, कंप्लीट। 45 ही है, 50 नहीं है, 45 ही है। कंप्लीट है। सेकेंड एक्सरसाइज 1 से लेकर के 22 तक। 10। ठीक है, इसके अलावा 16। एक बार देख लू, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाँ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में डाउट है। एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
बिल्कुल सही है। तो होता है ना, कई बार प्रेफरेंस देना होगा, मतलब अपने को ये मार्क कर लो कि ये गलत हो सकता है, लेकिन देखो ऐसा तो नहीं कि आगे और ब्लंडर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम किसमें थे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एक को छोड़ के। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना, इसीलिए उसके साथ है ना, इसीलिए है ना। नेक्स्ट। हाँ, इधर से किसी ने 10 तो पूछा, 10 की तो बात करेंगे ही, किसी ने 15 भी पूछा है। 15 नंबर देख लें क्या है, ऑनलाइन 15 नंबर। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन द सेलुलर एक्सप्रेशन? NAD प्लस क्या करता था, याद होगा, इलेक्ट्रॉन को लेता था या हाइड्रोजन आयन को लेता था, कन्वर्ट होता था NADH2 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लूं, बोल रहा क्या, द थ्री बॉक्सेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री मेजर बायोसिंथेटिक। मेजर बायोसिंथेटिक क्या था पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS मेजर बोल रहा है। और आपको दिख रहा है कि इस बॉक्सेस में जो एरो बाहर आया 4, 8 और 12 क्या है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। बताओ ग्लाइकोलाइसिस से क्या है, SLP में आपको ATP मिला था, बाकी सब कुछ जो NADH2 था वो कहां चला गया, OP, पायरुविक एसिड वगैरह कहां चला गया, लिंक रिएक्शन होते हुए क्रेब साइकिल में। सही है। फिर बताओ क्या क्रेब साइकिल से भी SLP से आपको ATP मिला, मिला ना ATP, कितना मिला था, 2 ATP टोटल। और फिर ETS की बात करें तो खूब ATP मिला था बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो एरो इन पाथवे से बाहर जा रहा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा पूछ रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, वो ATP को। क्वेश्चन नंबर, किसी ने 3 पूछा और 5 भी पूछी है, 14 भी देख लेंगे, 3 और 5 देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन, अरे रेड ब्लड सेल, RBC में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना। ठीक है, 14 किसने पूछा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। इसमें डाउट है, एनर्जी के मामले में दोनों क्या बेटा, सेम है ना, 1 GTP इक्विवेलेंट टू, यानी हमारे अंदर भी जैसे मान लो एनिमल में GTP बना ना, तो फिर वो आगे कन्वर्ट किसमें होता है, ATP में, कपल्ड रिएक्शन चलता है वहां पे, GTP देन कन्वर्टेड इनटू ATP। नेक्स्ट। हाँ वही फिंगर लाइक की इमेजिनेशन, क्रिस्टी बोलते थे ना, अंदर वाला ही तो जो अभी बनाया था ना ऐसे ऐसे, वो क्या था, क्रिस्टी था वो। उसी पे ऑक्सीसोम याद होगा, सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, वही क्रिस्टी सेमिनार में। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट। थर्ड एक्सरसाइज, वन से लेके 25 तक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 किसका है आपका, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस। डायरेक्टली मतलब जिसके लिए OP का इंतजार नहीं करना, SLP की बात कर, तो हो जाएगा ना 4 ATP। नेक्स्ट, 25 तक, 24, 24 है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट by the stepwise removal of all the hydrogen atoms। बताओ, एक पायरुविक एसिड जब टूटेगा तो जो हाइड्रोजन था वो तो निकलेगा ही, क्या उसे CO2 भी रिलीज होगा, कितना, एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 3 मॉलिक्यूल CO2, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 6 मॉलिक्यूल। इसी के ब्याह पे क्वेश्चन पूछ, किसी ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, वहां से ऑनलाइन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यूज, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में यूज होगा तो एक बार लिंक रिएक्शन, एक बार क्रेब साइकिल, कितना हो जाएगा, 15 ATP मिलेगा ना, 3 लिंक रिएक्शन में और 12 ग्लाइकोलाइसिस में, सॉरी क्रेब साइकिल। नेक्स्ट, 25 तक, 24, द कम, ये तो बता ही दिया ना बेटा, एक बार और बताना, क्या क्या डाउट बताओ। अब पूछ रहा है एक से, और एक, दो से दो निकाल लो ना, एक से कितना निकलेगा, एक, और लिंक फिर स्टाइल कोएंजाइम किस में जाएगा, क्रेब साइकिल में, उससे कितना CO2 निकलेगा, दो, दो, तो एक और दो कितने हो गए,
3 वही पूछ रहा। कंप्लीट 26 से लेकर के 50 तक। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, सॉल्व सॉल्व किया बेटा तुमने? हाँ पक्का? मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी। पक्का सॉल्व किया है? खड़े जाओ। हम्म। जब क्रेब साइकिल एक बार चलेगा तो एसएलपी से कितना एटीपी बनेगा? और ओपी से? क्रेब साइकिल में ओपी से 12 और एसएलपी से 4। और टोटल पूछूं तो क्रेब साइकिल में एक बार क्रेब साइकिल चलेगा 1 मॉलिक्यूल स्टाइल को एंजाइम ए से, तो टोटल कितना एटीपी मिलता था? 36 है ना? बैठ जाओ। 99.9% में सही रहता हूँ, बता दे रहा हूँ, है ना? सारे क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है तो कैसे सॉल्व किया होगा फिर भाई? अब भी बता दे सही सॉल्व किया है क्या? ये बात पहले बोल देते ना, तो मुझे पूछना नहीं पड़ता। ठीक है, रिवीजन करो। मैं बोलता हूँ बायोलॉजी में ज्यादा नहीं, कम पढ़ना है। एंजाइम में अगर आप देखो मॉड्यूल में 10 पेज तो कम से कम लिखा ही होगा। तो बोलो। ये देखो अगर काउंट भी कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? और मॉड्यूल का 10 पेज मतलब आपका 20 पेज अगर लिखोगे तो 20 पेज आएगा। कितने पेज खर्च किए? 3 4 5 पेज, 6 पेज मैक्सिमम। अरे बोलो। और आपको इसी को क्या करना है, कई बार रिवाइज करना। 50 तक? कोई डाउट 50 तक? अरे बोलो। किसका मॉड्यूल? 28 और 31 दो क्वेश्चन आ चुका, देखते हैं 28 और 31। 28 और 31। 28 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी एंड करेंसी, ठीक है, एटीपी बनाएगा। प्रोवाइडेड कार्बन स्केलेटन का मतलब कि जो बीच वाला इंटरमीडिएट था, याद होगा ना, टूटता था, जैसे सक्सिनिल कोएंजाइम ये बना तो बना लिया क्लोरोफिल। तभी तो बोला था एम्फीबोलिक पाथवे, उसके लिए बोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 तुम्हारा था बेटा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन? अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो कौन सा एंजाइम यूज नहीं होगा? तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी यानी चल रहा एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक वाले यूज नहीं होंगे। अब इसमें से कौन सा एंजाइम है, जैसे पहला एनोलेज, शायद ये ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है। नेक्स्ट पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, फर्मेंटेशन बनाया था, CO2 रिलीज होता है। अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज एनारोबिक। और एकोनिटेज, क्रैब साइकिल का भी आयरन कंटेनिंग के बिहार पे बात हुई भी थी आपने, ये क्रैब साइकिल का। तो क्रैब साइकिल मतलब कौन सा होगा? एरोबिक, ये नहीं होगा। कुछ बच गया? पूछो बेटा। अरे यार ये सब क्या, ये कोई डाउट मतलब मॉड्यूल का डाउट नहीं ना, है ना? ठीक है। बाकी कहानी तो बाहर, कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं यहाँ शाम को रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, होता है ना ऐसे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो कहानियाँ क्लास के बाहर हम लोग करेंगे, क्यों नहीं सोना चाहिए क्या। थोड़ा सा हाँ कहानी बाहर ही हो, अपन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को ले करके, है ना, क्योंकि मॉड्यूल भी डिस्कशन करना है तो थोड़ा सा उसमें टाइम भी जाता है अपना। लो भाई अपना एंजाइम भी कंप्लीट हो गया। और अब हम क्या, आप लोग कल एंजाइम सॉल्व कर पाओगे? जैसे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सॉल्व करो तो कोई बात नहीं, आगे डिस्कस। सोच रहा अभी घर जाने का माहौल बनना सर, सॉल्व कोई बात नहीं, आगे सॉल्व कर लेंगे ना। मिनरल न्यूट्रिशन हेडिंग लगाएंगे हम लोग। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। और इस मिनरल न्यूट्रिशन में
इस टॉपिक में एक सेक्शन ऐसा है जो समझने वाला है और मैक्सिमम पॉइंट हमें क्या करना है, याद कर। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और इस सेक्शन को छोड़ दें तो बाकी मैक्सिमम पॉइंट हमें क्या करना है, याद करना। तो रटना है, बिल्कुल सही, तो रटेंगे। और इसके लिए एक ही पॉइंट को मैं कई बार रिपीट करूंगा क्लास में। थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका बदलने वाला है क्योंकि याद करने वाला है। तो उसको मैं याद कराना चाहूंगा, जहां जहां ट्रिक होगी वहां पे ट्रिक भी बताऊंगा और कई बार उसको रिपीट करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि याद हो गया तब मैं आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आज क्या याद किया पहले पूछूंगा, सही है ना। और फिर उसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, क्लास में ही वो याद हो जाए और घर पे जाकर सिर्फ हमें उसको रिवाइज करना होगा। तो मिनरल न्यूट्रिशन में आपने सुना होगा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, सुना है ना। यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, हेडिंग लगाएंगे हम लोग, इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कुछ भी बोलो। इसेंशियल एलिमेंट एनसीईआरटी ने बोला कि आखिर इसेंशियल एलिमेंट हम किसको बोलते हैं। इसेंशियल एलिमेंट वो होता है जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जिसकी कमी हो जाए तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। और जिसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, मतलब अगर आयरन की कमी है तो आयरन ही देना पड़ेगा, कैल्शियम देने से बात नहीं बनेगी। तो जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक है, दूसरे से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, प्लांट की मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और जिसके एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर सके, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। तो जहाँ इसेंशियल एलिमेंट लिखा है आगे लिखेंगे किसको बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। दूसरा पॉइंट, plant cannot complete their life cycle. Plant cannot complete their life cycle in the absence of essential element. Plant cannot complete their life cycle in the absence of essential element. तीसरा पॉइंट क्या बोला था, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक है, दूसरे से हम रिप्लेस, इट्स रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक। इट्स रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग, टाइप ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। इसके टाइप की बात कर लें। टाइप ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, तो पहला है, फर्स्ट लिखोगे इसमें, याद होगा आपने सुना होगा मैक्रो एंड, ये किसके भी आप पर है, रिक्वायरमेंट के भी आप। तो रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे मैक्रो और माइक्रो, और मोबाइलिटी के बिहाफ पर मोबाइल और इमोबाइल। तो सबसे पहले सेक्शन ए लिखोगे टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। टाइप में सेक्शन ए है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे बात करें तो इसमें है फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट।
और यहाँ पे ये मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर। ये मैक्रो का रेंज है। और जो डिफरेंट एलिमेंट मैक्रो में आएंगे वो है, एग्जांपल इसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दैट मीन्स ये 9 एलिमेंट हैं जो मैक्रो में आते हैं। और नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इस माइक्रो में एग्जांपल है, यहाँ पे कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकल, बोरॉन। 8 एलिमेंट ये मैक्रो में है और ये माइक्रो में। और यहाँ पे ये लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर। तो एक तरफ मैक्रो और एक तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। लिख लिया? आप बताओ मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन है जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को ज्यादा, नाम से लग रहा है मैक्रो, जिसकी रिक्वायरमेंट कम है वो माइक्रो। तो अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो प्लांट के ड्राई वेट में ज्यादा प्रेजेंट होगा ये। आपने बोला मोर देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर से ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है मैक्रो, और जो इससे कम है वो माइक्रो। तो मैक्रो में क्या क्या आ रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। टोटल 9 एलिमेंट मैक्रो में है और 8 एलिमेंट माइक्रो में है। टोटल 9 + 8 कर दें तो क्या हमें 17 इसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करनी है। और इन 17 इसेंशियल एलिमेंट का क्या फंक्शन है और इनकी डिफिशियंसी से कौन सा सिम्टम डेवलप होता है, आपको पता है। मेनली हमें इसी को टारगेट करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा यही पॉइंट है जो हमें डिटेल में पढ़ना होता है। अब एक क्वेश्चन आपने ये भी देखा होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताओ जिंक मैक्रो है कि माइक्रो है, पूछा जाता है ना। मॉलिब्डेनम किसका एग्जाम्पल है, मैक्रो का या माइक्रो? तो क्वेश्चन ऐसा बनता है। और इसके लिए अगर ये याद है तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये किस में आ रहे हैं, मैक्रो में कि माइक्रो में? और बोरॉन तो समझना, 2 लीटर वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी 2 लीटर वाले होंगे सब माइक्रो में आएंगे। और 1 लीटर वाला बोरान छोड़ दो तो सब। कुछ लग रहा है, याद हो रहा है? तो इसके भी आप मैक्रो और माइक्रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला बोरॉन माइक्रो और बाकी सिंगल लीटर वाले सब मैक्रो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब मैक्रो एक्सेप्ट बोरॉन। और कैल्शियम और मैग्नीशियम मैक्रो, इसको छोड़ करके जो भी बोलूं पूछूं मैं यहां से लेके यहां तक सब किस में आएगा, माइक्रो में आएगा। तो ये तो याद हो गया कौन मैक्रो और कौन माइक्रो। अब अगला पॉइंट ये है कि इन आयंस, आपको पता है इन मिनरल्स को प्लांट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है ना। तो किसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, इसमें अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं
तो आपको बताइए, नाइट्रेट या अमोनियम आयन के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, और इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, तो हम नाइट्रेट के साथ जाते हैं। सुनना भी, कुछ भी लिखना नहीं। और अगर मैं माइक्रो की बात करूं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे मैक्रो कंपेरिजन में कम है। अब इन माइक्रो में आयरन जो है, इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती, मतलब बाकी माइक्रो के कंपेरिजन में किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो वो है, मतलब कई बार तो आयरन इतना यूज करता है प्लांट कि इसका लेवल मैक्रो को टच करने लगता है। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा, वो क्या है? आयरन। यानी ये भी बोल सकता हूँ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आयरन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे मैंने बोला ये फेरिक के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फेरिक। बाकी इनको भी आयंस के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयरन किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है। बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सही है। तो 17 में से नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है बताओ? नाइट्रेट या अमोनियम आयन के फॉर्म में, और आयरन फेरिक आयन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, वो कौन है? आयरन। ठीक है, रुक जाओ, लिख लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब अगला पॉइंट, ये इनका काम भी हमें याद रखना, और इसकी ये भी याद रखना। मैं थोड़ा काम की बात आपसे करूं तो समझना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके बारे में आप एक ही पॉइंट पढ़ते हो, फ्रेमवर्क एलिमेंट। यानी पूरा सेल का जो फ्रेम होता है, उसमें बनाने में रोल प्ले कौन करता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, इसको आप हटा दो, बस यही क्वेश्चन बनता है, फ्रेमवर्क एलिमेंट, ये CHO बाहर कर दिया मैंने। और नाइट्रोजन तो आपको पता, डिटेल में पढ़ना है। मैंने पहले बोल दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये वाला सेक्शन तो मैं डिटेल में पढ़ना है। इन चार को मैं हटाता हूं, इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट, फ्रेम वर्क एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये सब मुझे लिखना है आगे। और नाइट्रोजन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चे कितने एलिमेंट? 4 माइनस कर दो 17 में से, तो कितने बचे? 5 टोटल। टोटल 17 में से 13 बचे ना? अरे टोटल 9 + 8, 13 बचे। अब उन 13 का काम क्या है और उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, ये हमें पढ़ना होगा। और अच्छी बात है, काम हम सब पढ़ चुके हैं। अच्छी बात है, काम हम सब पढ़ चुके हैं। कुछ पढ़ा है और हो सकता कुछ पढ़ना बाकी हो। भाई जैसे अब बोलोगे सर सेल बायोलॉजी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, क्लोज करना, वो मुझे ही पढ़ाना है ट्रांसपोर्ट में जब जाएंगे तो। अरे बोलो। लेकिन बायोलॉजी के अलग अलग सेक्शन में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन डिफिशियंसी सिम्टम सिर्फ यही मिलने वाला आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपने अगर एनसीईआरटी की बात करें, 4 पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी ने लिखा डिफिशियंसी में, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले फ्लावरिंग, सिर्फ 4 पॉइंट। ठीक है। पहले हम पढ़ा करते थे खैरा डिजीज, विप्टल डिजीज, डायबैक डिजीज, एक्जिंथेमा डिजीज, टाउट एक्सिस, ब्राउन हॉल ट्रॉट ऑफ, रिक्लेमेशन डिजीज, ये सब। हाँ, ये नाम याद रखना पड़ता था, कौन किसकी कमी से होता है। और जब आप मिनरल न्यूट्रिशन में पहली एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। तो ये सारी बीमारियां भी, मैंने बोला ना, कॉपी में सब होना चाहिए। नोट में मैं लिखवा दूंगा, लेकिन बोलूंगा, जैसे पाथवे बनाते समय पूरा पाथवे नहीं बनाया क्या हम लोगों ने, लेकिन उसमें जो जो इंपॉर्टेंट था वो बोलता ये याद रखना, ये याद रखना बोलता था ना। तो वैसे ही उन बीमारियों की भी बात कर लेंगे, लेकिन आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट वो 4 पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने लिखा है। मैंने बोला क्या? क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले फ्लावर। तो हमें इसका फंक्शन समझना होगा, फंक्शन याद करेंगे। मैंने बोला वो याद है, वो आपको याद है, बस मुझे याद कराना है कि यहाँ देखो ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये सब मैं आपको याद करा दूंगा। फिलहाल अभी तो टाइप की बात कर रहे हैं। बताओ रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे क्या था? मैक्रो एंड, और मोबाइलिटी के बिहाफ पर मोबाइल एंड इमोबाइल। तो सेक्शन ये कंप्लीट है, कंप्लीट कर लीजिए। पहली बात, नाइट्रोजन किस फॉर्म में? नाइट्रेट या, और मैक्सिमम जिसकी रिक्वायरमेंट है माइक्रो में वो आयरन, और फेरिक के फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। हाँ बेटा, मॉड्यूल सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन आपने पूरा ना? कोई डाउट नहीं ने? ग्लाइकोलाइसिस में एसएलपी से कितना एटीपी मिला था?
हाँ 4 मिला था नेट गेन, तो सही है ठीक। क्या ये कंप्लीट हो गया? लिख लिया सबने? चलो बी बताओ। क्या मैंने बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइलिटी। तो नेक्स्ट लिखोगे बी ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइलिटी। तो मोबाइलिटी की यहाँ पे फर्स्ट क्या बोलो? मोबाइल एलिमेंट, और सेकंड क्या है? इमोबाइल एलिमेंट। तो इसमें और यहाँ पे ये ओल्ड लीफ और ये न्यू लीफ। ऐसे ही यहाँ पे ये ओल्ड लीफ और ये न्यू लीफ। यहाँ पे फर्स्ट डिफिशियंसी सिम्टम्स, तो यहाँ पे होगा। और इसमें यहाँ पे फर्स्ट डिफिशियंसी सिम्टम यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, रुकिएगा। मोबाइल एलिमेंट और इमोबाइल एलिमेंट में कुछ एग्जांपल आपने लिखा, जैसे मोबाइल एलिमेंट का एग्जांपल आप क्या ले रहे हो? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट। इसमें हाईली मोबाइल कौन है? नाइट्रोजन। और हाईली इमोबाइल कौन है? तो कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। और सल्फर पेंडुलम की तरह कभी मोबाइल एनसीईआरटी ने लिखा तो कभी इमोबाइल लिखा। आज के डेट में किस में रखा है एनसीईआरटी ने? इमोबाइल। यानी जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो पहले जब क्वेश्चन आया था तो सल्फर एक बार मिल जाए, किसका हिस्सा है? मोबाइल का। और आज किसका हिस्सा है? इमोबाइल। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हाईली इमोबाइल कौन है? कैल्शियम। मतलब सल्फर मूव कर सकता है लेकिन कैल्शियम मूव नहीं कर। और हाईली मोबाइल कौन है? नाइट्रोजन। तो एक तो क्वेश्चन एग्जांपल से पूछा था कौन मोबाइल और कौन इमोबाइल है, यहां से क्वेश्चन है। तो हाईली मोबाइल नाइट्रोजन, और वहां पे हाईली मोबाइल कैल्शियम। और यहां से क्वेश्चन क्या है, जैसे आपने लिखा ये लीफ को आपने रिप्रेजेंट किया, ये ओल्ड लीफ और ये जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं। आपको पता है जब लीफ में सेनेसेंस होने वाला होता है, एजिंग के बाद डेथ, पत्ती गिरने वाली होती है, तो जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो ओल्ड लीफ से मूव करके किधर आ जाते हैं? न्यू लीफ में। और जब ये ओल्ड लीफ से मूव करके न्यू लीफ में आ जाएंगे, तो उस एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम सबसे पहले कहाँ दिखेगा? ओल्ड लीफ में। और तभी देखते हो पत्तियां गिरने से पहले पीली पड़ जाती है। नाइट्रोजन मैंने बोला हाईली मोबाइल है, और आपको पता है नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस होता है, तो पत्तियां पीली पड़ने लगती। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम सबसे पहले कहां अपीयर होता है? तो ओल्ड लीफ में। क्योंकि ये ओल्ड लीफ को छोड़कर किधर आ जाएगा? न्यू लीफ में। और फिर ये पत्ती डिटैच हो जाएगी। लेकिन दूसरा क्या लिख रहे हो? इमोबाइल। इसका उल्टा होगा। भाई जो इमोबाइल है, जो जहां पर है वहीं रहेगा। तो बताओ ये ओल्ड लीफ है, ये अगर डिटैच हुई तो इसके साथ ये मिनरल भी तो नीचे चला गया। अरे बोलो। अब यहाँ पे न्यू लीफ है जिसका ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा है, इसके लिए डिफरेंट मिनरल्स चाहिए, जो भी चाहिए। तो क्या यहाँ पे सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम हमें न्यू लीफ में देखने को मिलेगा? किसका? इमोबाइल। क्योंकि अगर मोबाइल एलिमेंट होता तो मूव करके यहाँ से यहाँ चला जाता। तो इमोबाइल एलिमेंट का डिफिशियंसी सिम्टम सबसे पहले किस में देखता है? न्यू लीफ में। और जो मोबाइल एलिमेंट है उसका डिफिशियंसी सबसे पहले हो, सबसे पहले की बात हो रही है। शिफ्टिंग के बिहाफ पर बात हो रही है। अदरवाइज आपको पता है कि फाइनल डिसाइड करने का काम की डिफिशियंसी है कि नहीं है वो कौन करता है? सॉइल, जहां पर ये प्लांट प्रेजेंट है। और साथ हमें मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी पढ़ना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे ना, तो वाटर के साथ हम मिनरल को लेकर चले आएंगे अंदर, और उसको पढ़ते पढ़ते कब मिनरल खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा।
सही है। और अभी मिनरल लेके बैठ जाऊं तो बोलूंगा एक्टिव होता है, पंप होता है, वाटर पोटेंशियल होता है, डीपीडी होता है, ओपी। सर ये क्या बता रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। सही है। तो मेरे कहने का मतलब है, ओल्ड लीफ में सबसे पहले डिफिशियंसी सिम्टम किसका दिखता है, मोबाइल एलिमेंट का कि इमोबाइल का। और न्यू लीफ में इमोबाइल का। कैल्शियम किसका एग्जाम्पल है, और नाइट्रोजन। ऐसे इफेक्ट हमें याद रखना होगा। कंप्लीट करें। इधर लिखा है। कंप्लीट है। कंप्लीट है। अरे, क्या मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। तो आगे कहानी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस